ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारा ये ज्योतिष की बेसिक सीरीज में दूसरा भाग है, जिसमें हम जान रहे हैं कि ज्योतिष में कितने प्रकार के कुंडली में भाव होते हैं, वो क्या दिखाते हैं, कितने प्रकार की राशियाँ होती हैं और उनका विभाजन कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। पहले भाग में हमने जो है काल पुरुष कुंडली के माध्यम से जो है समझा था कि कैसे सृजन प्रारंभ होता है, कैसे एक एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस फाइनाइट होती है। ये सारी बातें यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो मेरा आपसे आग्रह है पहला वीडियो ज़रूर देखें। तो गहरी जानकारी के लिए इस वीडियो को देखते रहें अंत तक। यदि आप उनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दी हुई वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं कि कितने प्रकार के भाव होते हैं, इनसे शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पहले आते हैं केंद्र भाव। यदि आप ये नहीं जानते हैं कि भाव क्या है, राशि क्या है, तो पिछला वीडियो देखें। जो लोग भी ज्योतिष के बिगिनर लेवल पे हैं, नए सीखने वाले लोग हैं, वो पहले वीडियो में इस बात को भली भांति समझ पाएंगे कि हाउस क्या होते हैं, उनको कैसे देखा जाता है, और राशियाँ क्या होती हैं, ज़ोडिएक साइंस वो क्या कुंडली में कैसे रिप्रेजेंट करी जाती हैं। तो आप उस वीडियो को समझें। तो यहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि भाव यानी हाउस कैसे देखे जाते हैं, कितने प्रकार के। तो पहले आते हैं केंद्र भाव। ये केंद्र हाउसेस जो हैं, ये पहले चौथे, सातवें और 10वें भाव मिला करके 4 भाव मिलाकर केंद्र भाव बनाते हैं। केंद्र का अर्थ है ये कुंडली के मध्य में स्थित होने वाले 4 भाव। पर केंद्र का एक और अर्थ है कि ये हमारे जीवन के केंद्र बिंदु बनते हैं, यानी कि मूल स्तंभ बनते हैं। इन चारों भावों का हमारे जीवन से बहुत बड़ा जो है नाता होता है। इनके बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पहला भाव क्या है? पहला भाव है व्यक्ति स्वयं। हम खुद जो हमारा व्यक्तित्व है, स्वभाव है, हमारी पर्सनालिटी है, वह पहला भाव दिखाता है। तो पहला भाव अति महत्वपूर्ण है, जिसे हम लग्न भी कहते हैं। ऐसे चौथा भाव आपके सुख का होता है, मानसिक शांति का होता है, भावनाओं का होता है, घर परिवार का होता है, माँ का होता है। सातवां भाव होता है प्रकृति का, यानी कि जिस समाज में और प्रकृति में हम जीवित हैं, जिस माया में हम रह रहे हैं, वो है सातवां भाव। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पहला भाव होता है इंडिविजुअल फाइनाइट कॉन्शियसनेस और सातवां भाव होता है ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ द एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। तो फर्स्ट हाउस इज सब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस और सातवां भाव है ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ द एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। तो पहले भाव को हम पुरुष कहते हैं और सातवें भाव को प्रकृति कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पिछला वीडियो देखें, उसका लिंक कार्ड में सेक्शन में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो यह दोनों मिलकर के अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम अवेयर हैं, फर्स्ट हाउस इज योर ओन अवेयरनेस ऑफ व्हाट, ऑफ द सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस मीन्स द वर्ल्ड अराउंड यू। तो ये अति महत्वपूर्ण बना। ऐसे ही चौथा भाव होता है सुख शांति का, और हमारे जीवन में जो चीज़ हमें आनंद देती है वह चौथे भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पे हर व्यक्ति, पूरी सृष्टि में कोई भी व्यक्ति हो, कार्य करता है जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति करने के लिए। एक अच्छा सुखद जीवन वह बिता सके, आनंदपूर्ण जीवन बिता सके, उसके लिए ही हर कार्य करा जा रहा है। तो यहाँ पे चौथा भाव बहुत मायने रखता है। दूसरा 10वां भाव, क्योंकि यह संतुष्टि, यह आनंद, यह सुख प्राप्त करने के लिए कर्म करने पड़ेंगे, और प्रकृति में जब तक आप जीवित हैं कर्म आपका हमेशा चलते रहेगा, वो कभी भी रुक नहीं सकता। तो 10वां भाव कर्म स्थान माना गया है। तो पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव इस वजह से अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए इन्हें केंद्र भाव कहा जाता है। तो केंद्र का यहाँ 2 अर्थ है, एक कि कुंडली के मध्य में स्थित होने वाले 4 भाव। पर केंद्र से जब भी समझेंगे कि हमारे जीवन का केंद्र बिंदु, तो ये 4 भाव केंद्र कहलाते हैं। और ये नैसर्गिक शुभ भाव माने जाते हैं, यानी इन भावों में जो भी ग्रह बैठे जनरली ये अच्छे भाव माने गए हैं। अगला आता है त्रिकोण भाव। त्रिकोण जो होता है, त्रिकोण का अर्थ होता है ट्राइंगल। तो यहाँ पे पहले, 5वें, 9वें भाव, यहाँ पे कई प्रकार के भी त्रिकोण होते हैं, जिसकी अभी चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। पर जनरली जब भी आपसे ये बात कही जाए कि भाई कुंडली में त्रिकोण भाव कौन से हैं, तो उसमें आपके पहले, 5वें, 9वें भाव त्रिकोण माने जाते हैं। फर्स्ट, 5th, 9th हाउस, और ये भी शुभ माने गए हैं, यानी कि इनमें भी बैठने वाले ग्रह अच्छे परिणाम जनरली देते हैं। और इसका भी कारण क्या है कि भाई पहला भाव जो था, जैसा मैंने कहा, लग्न है, आप खुद पुरुष। पर 5वें, 9वें भाव क्या थे? इनसे सृजन प्रारंभ होता है, इनसे ये हमारी एब्सोल्यूट रियलिटी को भी दिखा सकते हैं।
और ये चीज़ अगर आप नहीं समझ रहे, पिछले वीडियो में इसकी बारीकी से चर्चा की गई है, उसमें इसको समझ पाएंगे आप। तो यहाँ पे 5वां और 9वां भाव से क्या है, क्रिएशन स्टार्ट हो रहा है। एब्सोल्यूट इनफाइनाइट नॉन डुअल कॉन्शियसनेस फर्स्ट हाउस में जाकर के, पहले भाव में जाकर इंडिविजुअल फाइनाइट कॉन्शियसनेस में बदलती है। तो ये 5वें और 9वें भाव से दिखता है। पर 5वें और 9वें भाव को हम पूर्व जन्म कर्म भी कहते हैं। उसका रीज़न भी यही है कि आज इस जीवन में अभी तक के सारे कर्म, उससे पहले जीवन के सारे कर्म, और उससे पहले अभी तक जितने भी जीवन लिए जा चुके हैं एक आत्मा द्वारा, वह सारे खाके 5वें और 9वें भाव से दिखाते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा होगा, अगर हम स्टार्टिंग सोर्स पे चले जाएं, जहाँ पे फर्स्ट मैनिफेस्टेशन हुआ होगा, यानी फर्स्ट लाइफ ली होगी आत्मा ने, तो यहाँ कंडीशन क्या है कि वहाँ क्रिएशन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए इन्हें पूर्व जन्म स्थान भी माना जाता है, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं से पिछले से अभी आप नए मैनिफेस्टेशन में आए हैं। यू आर कमिंग फ्रॉम ए पास्ट हिस्ट्री ऑफ कार्मिक एक्शन। तो वो 5वें और 9वें भाव इस वजह से भी पूर्व जन्म कर्म को दिखाते हैं, और ये भाग्य के कारक होते हैं। और भाग्य कैसे बनता है? कर्म के आधार पे बनता है। परंतु भाग्य सिर्फ एक ही जन्म के कर्मों के आधार पे नहीं है। अभी तक जितने भी कर्म किए गए हैं, जितने भी जीवन लिए गए हैं, सारे मिला करके भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए 5वें 9वें भाव उसके भी कारक बनते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्हें लक्ष्मी और नारायण का स्थान भी कहा जाता है। 5वां और 9वां भाव लक्ष्मी का स्थान है, और लग्न जो है वो नारायण का स्थान है। तो इनमें बैठने वाले ग्रह यदि अच्छे स्थिति में हो तो राजयोग भी बनाते हैं और शुभ परिणाम देते हैं। इसलिए दूसरे प्रकार के भाव हैं जिनको हम देखते हैं कुंडली में। इसके बाद आता है उपचय स्थान। उपचय हाउसेस 3, 6, 10वें और 11वें भाव मिलाकर उपचय स्थान बनाते हैं। उपचय का अर्थ है यहाँ पे ऐसे भाव जो कि जीवन में धीरे धीरे सुधरते हैं। शुरुआत में ये बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते, इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में, पर जैसे जैसे व्यक्ति अनुभवी होता है, ज्ञान प्राप्त करता है, वैसे वैसे ये भाव अच्छे परिणाम देना शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 11वें भाव से। 11वां भाव जो होता है वह माना गया है इच्छाओं का। तो आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं किसी भी तरीके की, वो 11वें भाव से देखी जाती हैं। पर जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता है, मेहनत करनी पड़ेगी, बैठे बैठे नहीं मिलता है। तो उसके लिए तीसरा भाव है, क्योंकि तीसरा भाव होता है पुरुषार्थ का, परिश्रम का, मेहनत का। तो आपने जो भी इच्छा करी, अब तीसरे भाव में उसके लिए प्रयत्न किए जाएंगे, उसके लिए मेहनत की जाएगी। पर अब यहाँ पे आप अकेले नहीं हैं मेहनत करने वाले, और भी सृष्टि में बहुत लोग हैं, समाज में बहुत लोग हैं, और आपकी इच्छा कोई अनोखी नहीं है, वही इच्छा दूसरे लोगों ने भी की होगी। और क्योंकि रिसोर्सेज फाइनाइट हैं, लिमिटेड हैं, और लोग हैं ज़्यादा, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि अब यहाँ पे प्रतिस्पर्धा आएगी, कंपटीशन। तो छठा भाव होता है प्रतिस्पर्धा का, संघर्ष का, और जो मेहनत की जा रही है उसमें अपने अधिकारों को जीतने का पराक्रम, तीसरा भाव। छठा भाव, उस पराक्रम के बलबूते आप एक प्रतिस्पर्धा में विजयी हों, वो छठा भाव है। तो छठा भाव इसीलिए शत्रु पक्ष भी माना जाता है। पर शत्रु यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपका कोई कट्टर दुश्मन है, वो भी हो सकता है, पर शत्रु का अर्थ है अपोनेंट, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके विपक्ष में है, जो एक ही चीज़ के लिए फाइट कर रहा है जो आप फाइट कर रहे हैं। तो 6th हाउस इज कॉम्पिटिशन, तो कॉम्पिटिशन से कोई नहीं बच सकता। तो छठा भाव ये इसका इसलिए उपचय माना गया। पर धीरे धीरे ये भी सुधरता है, क्योंकि जितना व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, कुशल होगा, अनुभवी होगा, वैसे वैसे उसकी परफॉर्मेंस सुधरती है। पहली बार में हो सकता है बेहतर ना रिजल्ट दें, पर दूसरे तीसरे बार में अच्छे रिजल्ट दे पाएँ। तो ये धीरे धीरे सुधार को दिखा रहे हैं, और ये सारा अल्टीमेटली कल्मिनेट कहाँ हो रहा है? जाकर के 10वें भाव में। 10वां भाव क्या है? कर्म, और कर्म से मिलने वाले परिणाम, एक्शन प्लस कॉन्सिक्वेंसेज। तो 10वां भाव होता है जो भी इच्छा की गई थी वो पूरी कहाँ हो रही है? 10वें भाव में जाके, कि भाई हमने कोई भी इच्छा की कि भाई हम कोई बड़ा पद प्राप्त करें, मान सम्मान प्राप्त करें, यश कीर्ति प्राप्त करें, रुपया पैसा प्राप्त करें, वो क्या है? 10वां भाव। तो 10th हाउस इज द एक्शंस विच हैव बीन डन along with their consequences। तो ये तीनों मिलाकर, ये चारों भाव मिलाकर उपचय स्थान बनाते हैं, और ये जीवन में धीरे 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 सुधारते हुए परिणाम देते हैं। अगला आता है दुस्थान भाव। ये ज्योतिष में कुंडली में सबसे ज़्यादा नकारात्मक और खराब भाव माने जाते हैं। इनमें बैठने वाले ग्रहों को बहुत बखूबी देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बैठने वाले ग्रह काफ़ी हद तक जो है नकारात्मक परिणाम देने की ताकत रखते हैं।
इसका बेसिक कारण यह है कि दुस्थान नाम से समझ आ रहा है कि एक दुस्थान का मतलब है खराब स्थान, यहाँ पे बैठने वाले ग्रह नुकसान पहुंचाने की पूरी ताकत रखेंगे। तो छठा भाव क्या है? छठा भाव उपचय का भी पार्ट था पर दुस्थान का भी पार्ट है। उसका रीजन है षड रिपु। षड रिपु का अर्थ है वह 6 विकार जो मनुष्य में दिए गए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 विकार हैं जो कि हमको अपनी अज्ञान में ही रखते हैं। हमारी असली जो पहचान है, एब्सोल्यूट रियलिटी, उस तक कभी पहुंचने नहीं देते और मनुष्य को मनुष्य नहीं जानवर बनाते हैं। तो वो है छठा भाव। तो यहाँ पे इस वजह से उसे दुस्थान माना गया। और इसके अलावा भी छठा भाव रोग का, ऋणों का, शत्रु का, बाधाओं का, किसी प्रकार के अन्य कॉन्फ्लिक्ट्स जिसको कहें वह भी उसका भी होता है। तो इसलिए भी ये कोई बहुत अच्छी चीज़ें तो है नहीं जीवन में। तो छठा भाव इस वजह से अशुभ माना गया है। आठवां भाव जो होता है वो उतार चढ़ावों का है, अस्थिरताओं का है, लगातार जो है कोई इनस्टेबिलिटी बनी हुई है उसका माना गया है। और आठवां भाव जो होता है वो एक्सीडेंट्स, इंजरी, सर्जरी, मृत्यु भाव भी माना जाता है। हालांकि वो आयु के लिए भी देखते हैं, पर अगर आठवां भाव अशुभ है तो आयु को ख़त्म करके मृत्यु जल्दी देने लग जाता है। और दूसरा, आठवें भाव में बैठने वाले ग्रह काफ़ी नकारात्मक व्यवहार कर सकते हैं अगर वो शुभ ना हो। तो आठवां भाव जो है इस क्रॉनिक इलनेसेस हैं किसी प्रकार की, वो भी अष्टम से देखते हैं। तो ये सब जीवन में ऐसे पहलू हैं जो व्यक्ति के जीवन में पीड़ा बढ़ा रहे हैं, सफरिंग बढ़ा रहे हैं, यानी दुख और पीड़ा का वृद्धि कर रहे हैं। तो ये आठवां भाव है, इस वजह से भी अशुभ माना गया है। 12वां भाव होता है व्यय, लॉसेस। और लॉसेस हर प्रकार के, किसी प्रकार का, चाहे वो पैसे का लॉस हो, चाहे वो स्वास्थ्य का लॉस हो, व्यय हो, चाहे वो आपके घर परिवार के सदस्यों का व्यय हो, या किसी भी अन्य चीज़ का, करियर है, कुछ भी हो सकता है। तो धन, संपत्ति, परिवार, यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, शिक्षा, कुछ भी, स्वास्थ्य, इन किसी भी चीज़ का व्यय 12वां भाव दे सकता है। और 12वां भाव भी मृत्यु का माना गया है। तो 12वां भाव इस वजह से अशुभ है, तो इसे दुस्थान भाव कहते हैं। और ये क्योंकि 3 भाव हैं इसलिए नेतृक स्थान भी कहा जाता है। तो ये हैं ये एक प्रकार के भाव हैं। अगले आते हैं मारक भाव। मारक जो होते हैं वह भी अशुभ माने गए हैं और दूसरे और 7वें भाव मिला करके मारक स्थान बनाते हैं। उसका सिंपल सा कारण ये है कि भाई 8वां भाव और लग्न ये आयु के होते हैं। हाँ, और 8वें भाव से 12वें स्थान पर, 12वां भाव क्या था? व्यय, लॉसेस का। तो 8वां भाव है लॉन्जिविटी, आयु। तो वहाँ से 12वां भाव क्या दिखाएगा? मृत्यु। तो लॉस ऑफ लॉन्जिविटी का अर्थ है शॉर्ट लाइफ, यानी मृत्यु का भाव। तो यहाँ पे 7वां भाव इस वजह से मारक बनता है। दूसरा जो सेकंड हाउस है, दूसरा भाव, उसे भी मारक कहते हैं। उसका रीज़न है ये तीसरे से 12वें स्थान पे पड़ता है, क्योंकि अगर आप तीसरे भाव से देखेंगे तो तीसरा भाव जो है वो 8वें से 8वें स्थान पे, ये भावात भवम का कॉन्सेप्ट है जिसको अभी आगे मैं लूँगा। पर इसको बेसिक ये समझें कि अगर आप 8वें भाव से कैलकुलेट करें, काउंट करें, तो 8वें फ्रॉम 8th हाउस अगर आप काउंट करेंगे 8 प्लेसेस, तो 8वें भाव से 8 प्लेसेस आप काउंट करेंगे तो 3rd हाउस पे आप पहुंचेंगे। तो 8वें भाव को इंक्लूड करना है, ध्यान रखिएगा। 8वें भाव को इंक्लूड करके आप 8 प्लेस काउंट करो, तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो ये हमारे पास 8th प्लेस जो है 3rd हाउस में पड़ेगा। तो 8वें से 8वें स्थान पे अगर 3rd हाउस आ रहा है तो वहाँ से मैं उसका व्यय अगर देख दूँ, यानी वहाँ से उसका लॉस, तो 12th हाउस फ्रॉम द 3rd हाउस वो भी मारक बनता है, मारक बनता है। तो यहाँ पे दूसरा और 7वां भाव मारक स्थान माने जाते हैं। जो भी ग्रह इनके स्वामी होंगे, जो भी ग्रह इस कुंडलियों में इन भावों में बैठेंगे, उनके पास ताकत होगी मारक परिणाम देने की। और मारक का अर्थ है कि यही नहीं है कि वो आपकी आयु को ख़त्म करता है, ऐसा नहीं है। हर बार मारकेश अपनी दशाओं में किसी भी प्रकार के निगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। हर बार यही नहीं कि वो आपके स्वास्थ्य को या आयु को ख़त्म कर दें और लाइफ ख़त्म करे दे रहे हैं। ऐसा संभव है कि वो रोग दे दें, मृत्यु दे दें, पर इसके अतिरिक्त वो किसी भी प्रकार के नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं, चाहे वो करियर में प्रॉब्लम्स हो, मैरिज में प्रॉब्लम्स हो, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, हेल्थ इश्यूज़ क्रॉनिक पैदा हो, किसी भी तरीके के नेगेटिव लाइफ सिचुएशंस एनी काइंड वो दे सकते हैं।
तो इस वजह से मारक को सिर्फ आयु से लेके नहीं देखना है, बट थ्रू आउट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ देखा जाता है। तो ये एक प्रकार के भाव हुए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ त्रिकोण, कितने प्रकार के त्रिकोण हैं। तो त्रिकोण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ऐसा मैंने अभी आपको समझाया था कि त्रिकोण का अर्थ है ट्राइंगल। तो यहाँ पे फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ हाउस, पहला, पांचवा, नवा भाव धर्म त्रिकोण बनाता है। 4 प्रकार के त्रिकोण हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखिए, पृथ्वी पर सारी संरचना और मनुष्य के भीतर का स्वभाव इन 4 गुणों में बट जाता है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में 4 गुणों में बटता है मनुष्य के भीतरी स्वभाव और सृष्टि का निर्माण। तो यहाँ पे धर्म त्रिकोण जो है वो पहला, पांचवा, नवा भाव मिलाकर धर्म त्रिकोण को बनाते हैं। और धर्म का अर्थ है हर वह चीज़ जो आपको आपकी जो सत्यता है, हकीकत है, रियलिटी या ट्रू रियलिटी, उसके जो नज़दीक लेके जा सके, हाँ, वो है धर्म त्रिकोण। तो यहाँ पे पहला भाव क्या था? फाइनाइट कॉन्शियसनेस यानी पुरुष। पांचवा और नवा भाव क्या थे? एब्सोल्यूट नॉन डुअल कॉन्शियसनेस और पूर्व जन्म कर्म। और ये ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, विद्या, धर्म, अध्यात्म, दर्शन और गुरुओं को भी दिखाते हैं। तो यह भाव जो है हमारे जीवन में धर्म की वृद्धि करते हैं। और धर्म से मेरा पर्याय यह नहीं है कि यहाँ पे हम कोई रिलीजन की बात कर रहे हैं। आप किसी भी रिलीजन के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म का अर्थ है व्यक्ति की भीतरी जो मनुष्यत्व है व्यक्ति का, वह उसके भीतर है कि वो जानवर हो गया है, यह है धर्म। योर मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजीज, बिलीफ सिस्टम एंड योर ड्यूटी, फॉरमोस्ट योर ड्यूटी, आपका संकल्प, आपके जीवन का उद्देश्य, ये है धर्म। तो धर्म जो है ये 3 भाव मिल करके धर्म त्रिकोण बनाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहला टाइप का त्रिकोण होगा। दूसरा आता है अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण होता है मिला करके बनता है दूसरा, छठे और 10वें भाव से। तो अर्थ त्रिकोण का जो है हमारे जीवन बड़ा प्रभाव है। उसका रीज़न ये है कि भाई बिना अर्थ के ये जीवन जिया नहीं जा सकता है। क्योंकि आप अगर इस सृष्टि में जीवित हैं तो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए जीवित रहने के लिए। पैसा चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, छत चाहिए। इसके बिना क्या रहेंगे? तो शरीर के सर्वाइवल के लिए भी कुछ जो बेसिक नेसेसिटीज़ रिक्वायर्ड हैं वो अर्थ त्रिकोण दिखाएगा। तो दूसरा भाव जो होता है वो धन संपत्ति का है, परिवार, कुटुंब का स्थान है। और छठा भाव जो होता है वह, जैसा मैंने कहा, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, क्योंकि रिसोर्सेज फाइनाइट हैं और पूरी सृष्टि में हर लोग जो हैं उस लिमिटेड रिसोर्स के पीछे भाग रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप जो है छठे भाव यानी प्रतिस्पर्धा में जाएंगे। परंतु छठा भाव जो होता है वो भूख का भी होता है, हंगर, हमें जो भूख लगती है। तो छठा भाव बहुत महत्वपूर्ण है। बिना छठे के आप जीवित नहीं रह सकते, बिकॉज यू नीड फूड एंड वाटर एंड एवरी काइंड ऑफ रिसोर्स फॉर द बॉडी टू लिव। तो यहाँ पे छठा भाव जो है वो बेसिक जो रिक्वायर्ड ट्रेट है बॉडी की, हंगर, उसको दिखाता है। तो इस वजह से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद 10वां भाव। 10वां भाव है कर्म स्थान, कि भाई पैसा कमाने के लिए और भूख शांत करने के लिए कर्म तो करेंगे, भले ही छोटा मोटा सही, करना तो पड़ेगा। यहाँ तक कि फ्री में भी मिल जाए, जो कि मिलता नहीं, पर अगर फ्री में मिल जाए तो खाना खाने की प्रक्रिया भी अपने आप में कर्म है। तो यहाँ पे ये बात है कि कर्म से निकल नहीं सकते, मृत्यु तक तो कोई व्यक्ति नहीं निकल सकता। तो यहाँ पे दूसरा, छठा, 10वां भाव मिला के बनाते हैं अर्थ त्रिकोण, जो हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। अगला आता है काम त्रिकोण। काम त्रिकोण बनता है 3 भावों को मिलाकर, तीसरे, 7वें, 11वें भाव मिलाकर काम त्रिकोण बनता है। तो इसकी शुरुआत होती है 11वें भाव से। जैसा मैंने कहा, 11वां भाव है इच्छाओं का, तीसरा भाव है इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो प्रयत्न चाहिए वह, पर 7वां भाव जो होता है, 7वां भाव है समाज और आपका प्रकृति, जो माया में आप जीवित हैं, 7वां भाव है। तो 7वां भाव दिखाता है पूर्ण द्वैत भाव को, डुअलिटी, कि भाई मेरी इच्छा थी, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, पर प्रयत्न किस लिए किए जा रहे हैं? 2 कारणों के लिए। पहला कि भाई जीवन में मैं आगे बढ़ सकूं, खुशी पा सकूं, नंबर 1 है खुशी। पर 7वां भाव क्या दिखाता है कि किसी से आगे बढ़ सकूं जीवन में, क्योंकि 7वां भाव है समाज। तो ये जितने मेहनत करी जाती है कुछ भी काम करने के लिए, किस लिए है? ताकि हम किसी फलां व्यक्ति से आगे निकल जाएं,
किसी से मेरा समाज में एक डोमिनेंस हायरार्की जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल टर्म्स में, दैट इज 7th हाउस। आप डोमिनेंस हायरार्की में जीवित हैं, जो सबसे नीचे होता है और जो सबसे ऊपर होता है एक पिरामिड में, वो डोमिनेंस हायरार्की दिखाता है। और ये जानवरों में भी और इंसानों में भी है। तो 7वां भाव क्या दिखा रहा है? हर वह इच्छा और हर वह प्रयत्न जो मुझे इस डोमिनेंस हायरार्की में ऊपर लेके जाएगी, जो मुझे आगे बढ़ाएगी, जो मुझे मान, पद, प्रतिष्ठा और सबसे बड़ी बात सत्ता, पद, प्रभुत्व, पावर जिसको कहें, वो मुझे देगी, ताकि मैं अपने जीवन में खुशी महसूस कर सकूं और सबसे बड़ी बात जीवन मेरा आसानी से स्मूथली बीत सके। तो ये 7वां भाव है पूर्ण द्वैत, यानी एक्सट्रीम डुअलिटी। तो ये 7वां भाव दिखाता है, इसलिए काम त्रिकोण है। और काम का अर्थ यहाँ पे हर प्रकार की कामनाएं हैं। काम का अर्थ यहाँ सिर्फ लस्ट नहीं है, लस्ट तो होती ही है, पर काम का अर्थ यहाँ हर प्रकार की कामनाएं जो कि व्यक्ति के भीतर व्याप्त हैं। वो कितनी ही बिजार डिजायर्स हों, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो हैं तो हैं। तो ऑल द काइंड ऑफ डिजायर्स, गुड एंड बैड, दैट इज काम त्रिकोण। तो ये एक तीसरे प्रकार का त्रिकोण है। और अंतिम होता है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण है 4, 8वें, 12वें भाव मिलाकर मोक्ष त्रिकोण बनाते हैं। तो जीवन में हम जो कुछ भी पाते हैं, एक वक्त पर यदि भगवान व्यक्ति को इतनी सद्बुद्धि दें तो वह समझ पाता है कि कितना ही समेट लें, हमें कभी भी चिरकालीन संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। और माया कभी भी हमको सुख नहीं दे सकती, आनंद नहीं दे सकती, परमानंद नहीं दे सकती। तो यहाँ पे मोक्ष त्रिकोण का रोल आता है। यह आपके जीवन में प्रेरित करते हैं आपको कि भाई अपने सोर्स की ओर वापस चलने का कोशिश करो, आध्यात्म में, दर्शन में जाने का कोशिश करो, ताकि जो जहाँ से यात्रा शुरू की थी उस सोर्स पे जब वापस जाइएगा तब आपको जो असंतुष्टि महसूस होती है वो खत्म होगी। जो आनंद की तलाश करते रहे जीवन भर या जन्मों जन्मों, वो पूरी होगी। तो मोक्ष त्रिकोण 4, 8वें, 12वें भाव से दिखाता है। चौथा भाव होता है आपके मन का, सुख का, आनंद का और सबसे बड़ी बात शुद्धता का, प्योरिटी। तो प्योरिटी ऑफ व्हाट? प्योरिटी ऑफ द माइंड, चौथा भाव। तो प्योरिटी का, शुद्धता का बहुत बड़ा रोल होता है आध्यात्मिक जीवन में। फिर आता है और चौथा भाव वैराग्य का भी होता है, डिटैचमेंट, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, वो डिपेंड करता है ग्रह कौन से बैठे हैं वहाँ पे। 8वां भाव होता है परिवर्तन का। और परिवर्तन कैसा? परिवर्तन जो हमारे स्वभाव, हमारे व्यक्तित्व, हमारे चरित्र में हो रहा है, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो वह व्यक्ति जो पहले सरोकार करता था माया से, अज्ञान के चलते अपनी सत्यता को नहीं जानता था, जीवन में कुछ घटनाक्रम के चलते वह यह समझ पाता है कि हकीकत क्या है और सत्य क्या है, उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास करता है। तो 8वां भाव वह परिवर्तन को दिखाता है जो हमारे भीतर मौजूद होता है। तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कह लें, वो भी 8वां भाव है। डेथ एंग्जाइटी कह लें, वो भी 8वां भाव है। और ये तपस्या का है, साधना का है, अपने आप को एक संकल्पित व्यक्ति बनाकर आप धर्म या अध्यात्म, मेनली अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। ये 8वां भाव है। ऐसे ही 12वां भाव, 12वां भाव जो होता है, ये देखिए 8वें और 12वें भाव दुस्थान भाव के भी हिस्से थे, पर यहाँ पे ये मोक्ष के भी हिस्से हैं। तो 12वां भाव होता है दुख में लाने वाला भी और दुख से छुटाने वाला भी। तो 12वां भाव है मोक्ष का। और 12वां भाव दिखाता है समाधि, आत्मबोध, आत्मज्ञान। तो हम अपनी सत्यता से वाकिफ हो जाएं और उसमें स्थिर हो जाएं, अब 12वां भाव है। पर यह दुस्थान क्यों था उसका रीज़न बता चुका हूँ। पर 12वें भाव पे निर्भर करता है कि व्यक्ति अपने जीवन में बंधन से वास्ता रखेगा या मुक्ति से वास्ता रखेगा। ये 12वें भाव की स्थिति पे निर्भर करता है। तो ये है 4 प्रकार के त्रिकोण। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे अभी बताए, पर इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं 2 पार्ट में डिटेल में, कि हर प्रकार के त्रिकोण कैसे काम करता है, कैसे एक साइकिल में चलता है और उसका महत्व क्या है। और सबसे बड़ी बात, पूरी सृष्टि में हर प्रकार के लोगों को कैसे 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। आपकी कौन सी कैटेगरी हो सकती है, उस वीडियो को देखें और तो आपको बेहतर और गहराई में पता चलेगा कि त्रिकोणों का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। और कुंडली में जो भी मेजॉरिटी रूप में जिस व्यक्ति की कुंडली में जो त्रिकोण पावरफुल होगा,
उस तरीके की पर्सनालिटी उस व्यक्ति की ये देते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैंने कार्ड सेक्शन में भी दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे राशियों के बारे में। देखिए 12 प्रकार की राशियां हैं और राशियां कौन सी होती हैं, इनके क्या स्वामी होते हैं ये आप नहीं जानते, तो मैंने जैसे पहले पार्ट में इसको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप उसको देखें। देखिए सौर मंडल में हम जो है डिवीजन करते हैं तो 360 डिग्री का टोटल जो है आर्क होता है। तो यहाँ पे वो 360 डिग्री का जो पूरा सौर मंडल में हम इस एक आकाश बनाए हुए हैं, उसमें 12 राशियों के विभाजन किए गए हैं और हर राशि इस वजह से 30 डिग्री लंबी होती है। तो 360 डिवाइडेड बाय 12 30 डिग्री की एक राशि आती है। अब ये कितने प्रकार की होती है उनको देखते हैं। तो राशियां जो होती हैं पहले इनके 3 प्रकार के होते हैं। इनको अगर हम मूवमेंट के हिसाब से देखें तो राशियां चर राशियां हैं, स्थिर राशियां हैं और द्विस्वभाव राशियां हैं। तो चर राशि अर्थात मूवेबल साइंस भी कहते हैं इनको, मेष, कर्क, तुला और मकर। तो एरीज, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, ये 4 प्रकार की राशियों को चर राशि कहा जाता है, मूवेबल साइन कहा जाता है। ऐसे ही स्थिर राशियां होती हैं वृश्चिक, सिंह और टॉरस यानी वृषभ और कुंभ। तो टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जिनको कहते हैं फिक्स्ड साइन या स्थिर राशि। ऐसे द्विस्वभाव राशियां होती हैं। द्विस्वभाव का अर्थ है जिनमें 2 स्वभाव हैं, यानी कि पहले 0 से 15 डिग्री तक वह चर राशि की तरह व्यवहार कर सकते हैं और 15 से 30 डिग्री तक वह स्थिर राशियों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। तो इनमें भी 4 राशि आती हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। तो जेमिनाई, वर्गो, सजिटेरियस, स्पाइसिस, इन 3 प्रकार से राशियों का विभाजन किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं तत्वों के आधार पर भी राशियों का विभाजन किया गया है। तो अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, 4 प्रकार के साइंस माने जाते हैं। तो अग्नि तत्व की 3 राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये फायर साइंस है। पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्हीं से सृजन प्रारंभ हो रहा है। पहले 5वें 90 भाव में मेष और सिंह और धनु राशि पड़ती हैं। तो फायर इज क्रिएटिंग देयर। तो फायर का अर्थ क्या था? लाइट एंड हीट। ध्यान रखिए, लाइट एंड हीट, ये पॉइंट मैंने पिछली बार बताया है, प्रकाश और ताप। तो प्रकाश जो है वो सिंबॉलिक वर्जन है चेतना का, तो वो यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो मेष, सिंह और धनु इसको दिखाएंगे। पृथ्वी तत्व की राशियाँ होती हैं वृषभ, कन्या और मकर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 3 प्रकार की जो है अर्थ साइंस हैं। वायु तत्व की राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और ऐसे ही वाटर साइंस आते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये 3 प्रकार के वाटर साइंस हैं। अब ये हर राशियाँ क्या क्या होती हैं, इनके क्या क्या तत्व होते हैं, गुण होते हैं, इनकी आगे चर्चा की जाएगी विस्तार से। पर अभी के लिए जो महत्वपूर्ण बातें थीं जो आपको एक पता होनी चाहिए वो मैंने अभी बता दी है, कैसे इनका विभाजन किया जाता है, किस किस टाइप की राशियाँ होती हैं और इनके कौन से स्वामी ग्रह होते हैं, इसको तो मैं पिछले वीडियो में ही कवर कर चुका हूँ। हालांकि अगला वीडियो जो मैं बताऊँगा उसमें हम एक टेबल देखेंगे जिसमें बात की जाएगी कि हर ग्रह कौन सी राशि में उच्च का होता है, नीच का होता है, कौन सी उसकी अपनी और मूल त्रिकोण राशियाँ होती हैं और वह क्यों उच्च का और नीच का होता है, इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह हमारा अगला भाग होगा। आज के लिए हमारे वीडियो में बस इतना ही है। आज मेरे हिसाब से आपको काफ़ी हद तक भाव और राशियों के बारे में जानकारी हासिल हुई होगी। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।